हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अकाउंटिंग में बैलेंस शीट क्या होता है। क्योंकि याद रखिए, पिछली क्लास में हमने आपको दो कंटेंट बताया था। पहला हमने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद से दूसरा हमने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है ना? तो देखिए, अगर जो सबसे पहले ये पूछा जाए कि आखिर ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, क्या पूछा जाए, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? देखिए, बिल्कुल सिंपल जवाब है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? परचेज और सेल से संबंधित होता है। किससे? परचेज और सेल से संबंधित होता है। इसमें फाइनेंशियल एक्सपेंस को शामिल नहीं किया जाता। बिजनेस को चलाने में, कंट्रोल करने में जो एक्सपेंस हुआ है, उस एक्सपेंस को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। सिर्फ क्या होगा? परचेज और सेल से संबंधित होगा, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। ये हमने आपको बताया था ना। क्या चीज? कि जब भी पूछा जाए व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, बस हम यही जवाब देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? मुख्य रूप से गुड्स और परचेज से संबंधित होता है। आ रहा समझे ना? इसमें किसी प्रकार के एक्सपेंस को शामिल नहीं किया गया। और यह क्या करता है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दिखाने का काम करता है। क्लियर है ना? और उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने क्या बताया था? कि यह एक स्टेटमेंट होता है जो किसी भी कंपनी हो या कोई भी संस्था हो, उसका व्यापारिक स्थिति का पता लगाएगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस है। और यह क्या बताएगा? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताएगा। क्या होगा? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और इसमें सभी खर्च शामिल रहेंगे, जैसे हम डिप्रिसिएशन एंड प्रोविजन बताए थे। आ रहा समझे ना? बिजनेस को चलाने के लिए कुछ एक्सपेंस लग रहा है, वो सभी एक्सपेंस इसमें क्या रहेंगे? शामिल रहेंगे। और सभी एक्सपेंस निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। और यदि माइनस में जाएगा तो नेट लॉस। जो एक फॉर्मूला बताया था, नेट प्रॉफिट बराबर क्या होगा? तो जो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम हुआ रहेगा, उसको एक तरफ जोड़ लेंगे, और जितना एक्सपेंस हुआ रहेगा उसको एक तरफ जोड़ लेंगे। आ रहा समझ में ना? तो जितना एक्सपेंस जोड़ेंगे, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट दिए हो, टैक्स दिए हो, अदर एक्सपेंस हुआ हो, इन सभी एक्सपेंस को जब जोड़ेंगे, तब इसमें से जब माइनस करें तो जो बचेगा अमाउंट, वही क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। जैसे इसका उदाहरण हम दिए थे, मान लीजिए कि आप ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि कमा लिए मात्र कितना? 200 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाए? 200। प्लस अदर किसी सोर्स के माध्यम से आपने 100 रुपये और कमा लिए। कितना कमा लिए? 100। प्लस आपने सेल, ये सेल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि बिजनेस के मालिक एक्सपेंस कितना हुआ? तो मान लेते हैं उनका एक्सपेंस हुआ था इसमें 150 रुपये। कितना हुआ था? 50। डिप्रिसिएशन लग गया कितना? 20 रुपए। इंटरेस्ट हमने दे दिया कितना? 30 रुपए। और टैक्स हमने दे दिया 20 रुपए। और अदर एक्सपेंस आ गया हमारा कितना? 30 रुपए। खर्च बिजनेस को चलाने में आएगा कि नहीं आएगा? तो इन सबको हम अलग जोड़ेंगे, और इन सबको हम अलग जोड़ेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट वाला कितना हो जाएगा हमारा? 300 हो जाएगा ना? अभी हमारा कितना हो जाएगा? 150 और फिर 50, 200 और फिर 50 से कितना हो जाएगा? 250। तो अब इसमें से माइनस करेंगे 250 को, बराबर कितना आएगा? 50। तो अब ये 50 माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है ना? कभी भी याद रखिएगा, इनकम से एक्सपेंस को माइनस किया जाता है। तो ये इनकम है और ये क्या है? एक्सपेंस है। हम एक्सपेंस से, किससे? एक्सपेंस से इनकम को माइनस किए हैं। ये किए है ना? यानी कि जो हमारा इनकम है, इनकम हमारा 300 हुआ। अब 300 में से हम 250 इनके एक्सपेंस को क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो कितना बचा है? हमेशा से यही करना। अब ये नहीं कि इसका अमाउंट कम हो गया, इसका ज्यादा हो, तब इसमें से इसको माइनस करेंगे। ऐसा नहीं है। कम रहे या ज्यादा रहे, हमेशा से ही इनकम में से माइनस करें किसको? एक्सपेंस। अगर जो इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा है, तो ये वैल्यू माइनस में आएगा। और जब माइनस में जाएगा तो वही हमारा नेट लॉस कहलाएगा। अब क्लियर है ना? बैलेंस शीट क्या, ये क्लियर है ना? हाँ, इसका फॉर्मेट भी नीचे दिया गया, जो हमने फॉर्मेट आपको थोड़ा बहुत समझाया भी था। ग्रॉस लॉस, सैलरी, रेंट, ऑफिस, लाइटिंग, ये सारे प्रकार का क्या है? एक्सपेंस है। सब क्या है? एक्सपेंस है। और ये इतना क्या है? इनकम है। जो देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है, आपको मिला है, कमीशन रिसीव हुआ, आप ही को मिला है, कैश डिस्काउंट अर्न यानी कि आपको इनकम हुआ है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स बताए थे ना? ऐसा कस्टमर जिसे हम गुड्स सेल कर दें और पैसा तो मिलने वाला नहीं है। हम मान लेते एक्सपेंस हो गया, अभी आने वाला नहीं, लेकिन बाद में वही क्या हो गया? रिकवर हो गया। वही हमारा क्या होगा?
बैठ। और अगला दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम हो गया लेकिन किसी अदर सोर्स से, तो इनकम की तरफ इनकम सारा जोड़ लिया जाएगा और एक्सपेंस वाला सारा। क्लियर है ना? तो अब इस इनकम में से हम इसको माइनस करेंगे। क्लियर है ना? इस वाले वैल्यू में से जब इसको माइनस करेंगे तो अगर जो माइनस में आता है, किसमें आएगा? माइनस में आएगा, तो हमारा क्या कहलाएगा? नेट लॉस कहलाएगा, तब इस साइड में आ जाएगा। क्लियर है ना? और यदि ये प्लस में आता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे और यदि ये प्लस में आता है तो वह अमाउंट किधर आ जाएगा? नेट प्रॉफिट की तरफ आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? नेट प्रॉफिट क्या है? क्लियर है ना? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या, ये क्लियर हो रहा है ना? हाँ, इसके बाद से अगला हम लोग पढ़ने वाले थे क्या? बैलेंस शीट। ये आप लोग फॉरेन पिछली क्लास में बना के बताए थे ना एक्सेल पे। इन सभी एक्सपेंस को अलग कर दिए थे और जो हमारा इनकम हुआ था उसको, इसमें से जब इसको माइनस किए थे तो प्रॉफिट हमारा हुआ था कितना? 2,80,000। क्लियर है ना? अब अगला देखिए, आज हम लोग को पढ़ना यही बैलेंस शीट। क्या है बैलेंस शीट? तो यहाँ पे कह रहा है द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट द समरी द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस। कि जो बैलेंस शीट होता है वह एक समरी यानी कि एक स्टेटमेंट होता है, एक रिपोर्ट होता है। किसका? एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स का और लायबिलिटीज का। और आप लोग पढ़े हुए हैं एसेट्स क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होता है। आ रहा समझे ना? अभी रुक जाओ, क्लास ओवर हो जाने दो। हाँ, अब चलिए ध्यान दें। अब ये बैलेंस शीट क्या क्लियर हो रहा है ना? कि बैलेंस शीट क्या होता है? एक समरी होता है, एक रिपोर्ट होता है। किसका किसका? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो कह रहा है द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज द नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस। कि हम क्या करते हैं, जो हमारा बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट एक्सेस करता है किसका? एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। कि कहीं लायबिलिटीज से ज्यादा हमारा एसेट्स तो नहीं है, या एसेट्स से ज्यादा लायबिलिटीज तो नहीं है ना? क्योंकि ध्यान रखिए, अगर जो हमारा एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटीज कम है तो चलेगा, प्रॉफिट पे है। लेकिन लॉस कब हो जाएगा? कि जब हमारा एसेट्स कम हो और लायबिलिटीज क्या हो? ज्यादा। आ रहा है समझ में ना? सपोज करिए कि एक तरफ हम ले लिए एसेट्स और एक तरफ ले लिए लायबिलिटीज। हमारे बिजनेस में ना एसेट्स यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए ज्यादा नहीं, बस 2,000 रुपए की वस्तु में रह गई है। कितने की? 2,000। और हमारे ऊपर लायबिलिटी यानी कि कर्ज है 2,500 रुपए। कितना कर्ज है? 2,500। तो अब आप बताइए, अगर जो कहीं ऐसा जरूरत पड़ा ये कर्ज अगर जो देने की, तो अगर जो हम बिजनेस से जो एसेट्स बचे हो 2,000 का, अगर ये भी देकर कंप्लीट करें तो भी कितना रह जाएगा? 500 हमारा लायबिलिटी यानी कर्ज रह जाएगा ना? तो प्रॉफिट में है कि लॉस में? लॉस में है। और वही चीजें अगर जो सेम थोड़ी सी अपोजिट हो जाए क्या, तो एक तरफ हमारा एसेट्स और दूसरी तरफ लायबिलिटी। अब ये एसेट्स हमारा 2,500 हो और लायबिलिटीज हमारा क्या है? 2,000। तो अगर जो कभी जरूरत भी पड़ा है कंप्लीट करने का, तो ये अगर जो दे करके भी अगर हम खत्म करते हैं तो भी हमारे पास कितना रह जाएगा? 500। क्लियर है ना? अब देखिए उसके जस्ट आगे इसमें क्या कह रहा है, आगे आप कह रहे हैं द बैलेंस शीट प्रोवाइडर्स इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन एक्सेस। कि जो हमारा बैलेंस शीट होता है ना, वो प्रोवाइडर्स यानी कि जो इंफॉर्मेशन बनाता है उसको हेल्प करता है आसानी से डेटा को एक्सेस करने के लिए। क्लियर है ना? और फिर जब आगे जाएंगे तो अगला दिया क्या? एक कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस। कि जो हमारा बिजनेस है वो लंबे समय तक एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पोजीशन पे चलता रहेगा, वो कभी डाउन होने वाला नहीं। लेकिन कब? जब हमारा बैलेंस शीट बनेगा। और आगे कह रहा है एक कंपनी इफिशियंसी इन डे टू डे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अगर जो कोई बिजनेस का मालिक है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। पता है ना? जब बिजनेस का मालिक बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करता है तो क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब कैपिटल का अगर जो अमाउंट डे टू डे अगर जो मेंटेन करके रखना है, उसके लिए बैलेंस शीट का होना जरूरी है कि नहीं जरूरी? कि अगर जो बिजनेस का मालिक अगर जो आज 100 रुपये लगा दिए, है समझे ना? तो डे प्रति डे हमको एक्सेस करना पड़ेगा कि कहीं हमारा जो कैपिटल है वो कम ना होता जाए। आ रहा समझे ना? ये सारा मैनेजमेंट करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? बैलेंस शीट होना चाहिए। तो देखिए आगे यहाँ पे कह रहा है अगला, एक कंपनी एसेट्स यानी कि जो कंपनी है कंपनी का एसेट्स भी क्या करेगा उसमें?
पार्टली वो करेगा कि हाँ जो आपका बिजनेस हो, आपका एसेट्स हो, वैसे बचा रहेगा, एसेट जल्दी खत्म होने वाला नहीं। और आगे कह रहा है ए रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स आर क्लोज वंस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अब जो भी रेवेन्यू एंड एक्सपेंस होगा, रेवेन्यू का मतलब पता है ना, इनकम जो कमाते हैं, और एक्सपेंस यानी कि उसको कमाने हम जितना खर्च करते हैं, इन दोनों अकाउंट्स लास्ट में क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। और क्लोज होने के बाद वही किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। आया समझे ना। और आगे कह रहा है एक्सपेंस अकाउंट्स विल नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। जो एक्सपेंस हो गया, जो खर्च हो गया, वो अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस बनने वाला नहीं। हाँ, ओपनिंग बैलेंस कब बनेगा, रिवेन्यू बनेगा हमारा, इनकम बनेगा। क्या बनेगा, कैसे इनकम बनेगा, तब ये भी समझ लीजिए। हमारा बिजनेस है, अरे समझे ना। और हम अपने बिजनेस में क्या किए हैं, सपोज करिए कि मान लीजिए हमारा बिजनेस, क्लियर है ना। अब हम रिवेन्यू कमाए हैं, रिवेन्यू क्या ये पता है ना, इनकम। एक्सपेंस किए हैं, एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया, व्यय यानी कि खर्च हो गया। तो फाइनेंशियल आप लोग पता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ये पता है ना। अब आप खुद बताइए, अगर जो ये खत्म होने जा रहा है 31 मार्च, तो इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक हो जाए, क्लोजिंग हो जाएगा, और आने वाला फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो आपके पास एक्सपेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, एक्सपेंस के 2 अमाउंट आपके पास है, नहीं है ना। तो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस बनेगा, नहीं बनेगा ना। क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे दे रहा है एक्सपेंस अकाउंट्स विल नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस, कि जो हमारा एक्सपेंस है वो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए यानी कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस नहीं बनेगा। सिर्फ क्या बनेगा, रिवेन्यू बनेगा। यानी कि हम कमाए अगर जो 100 रुपए हैं, और 100 रुपए अगर 31 मार्च खत्म हो गया, तो ये 100 रुपए अगले आने वाले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, लेकिन ये हमारा एक्सपेंस नहीं बनेगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस शीट कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। और आगे आप कह रहा है टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडेड इन ए बैलेंस शीट, कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या क्या इंक्लूड होता है हमारे बैलेंस शीट में। देखिए सबसे पहले दे रहा है एग्जांपल के तौर पे कैश होगा, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ऑफिस, ये सारा इसमें दिया हुआ है। जैसे हम लोग पहला पढ़े थे क्या, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स, ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं ना। हाँ ये बोले भी थे, थोड़ा सा आप लोग घर से पढ़ के समझ के आ जाइए। लिक्विड एसेट्स किसको बोलते हैं पता है ना, इसका दूसरा नाम फ्लोटिंग एसेट्स होता है। आप लोग पढ़िए किसमें, करंट एसेट्स में। इसका बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इसको फ्लोटिंग एसेट्स भी कहा जाता है। आ रहा समझ में ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया क्या, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड सन्ड्री डेब्टर्स। बैंक में कब पैसा रहे आपका, कब न रहे, इसकी कोई लिमिटेशन है, लगातार घटता बढ़ता है। दूसरी चीज, कैश इन हैंड, जो हमारे पास पैसा है कैश अभी प्रेजेंट टाइम में, हो सकता है इसमें अगर जो 10 रुपया है तो हम कुछ खरीद लिए, खत्म हो जाएगा, कुछ सेल करिए तो अमाउंट बढ़ जाएगा, लगातार क्या होगा, घटता बढ़ता रहेगा। हाँ आ रहा समझ में ना। और अगला दिया क्या, सनी डेब्टर्स यानी कस्टमर, आज कस्टमर आया तो अगले दिन कस्टमर नहीं है। एक प्रकार के क्या कहलाएंगे ये, फ्लोटिंग एसेट्स। करंट एसेट्स आप लोग पढ़े ही हैं, करंट एसेट्स पता है ना, जो शॉर्ट समय के लिए और लॉन्ग समय के लिए नो। जैसे दिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल एंड अदर लिक्विड आइटम्स। लिक्विड क्या है, जो लगातार घटता बढ़ता रहे, जो करंट एसेट्स में ही आएगा। अगला दिया क्या, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है कि जब अपने बिजनेस में कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या हमारे बिजनेस को चलाने के लिए कोई ज्यादा हमारे पास अमाउंट नहीं है, हम गवर्नमेंट के माध्यम से कोई फंड ले लिए, कोई लोन ले लिए, वो गवर्नमेंट हमारे बिजनेस को पैसा इन्वेस्ट कर रही है ना, तो ये जितने भी अकाउंट आएंगे ऐसे इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स क्या, ये आप लोग पढ़े ही हैं, जो बिजनेस को क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस इट यूज, कि जो हमारी बिजनेस उसको यूज करे एक लंबे समय तक के लिए, वही हमारा क्या कहलाएगा, फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स क्या क्या, जैसे दिया आर बिल्डिंग्स, भवन हो गया, फर्नीचर एंड मशीनरी। तो ये ऐसा तो नहीं है ना आज है कल नहीं रहेगा, बिल्डिंग और जो आज रहे कल ना रहे तो क्या हम बिजनेस कर पाएंगे, कर पाएंगे, आज यहाँ करेंगे कल कहीं और करेंगे,
हाँ, नहीं वो नहीं माना जाएगा ना, वो तो हमारा लॉस में चला जाएगा, लेकिन है तो एसेट्स ही ना। अब देखिए आगे आ जाएंगे, अगला दिया वेस्टिंग एसेट्स। अब जितने भी लिक्विड है, लिक्विड एसेट्स सभी हम पढ़े हैं, लगातार इसका अमाउंट क्या होता रहेगा, घटता बढ़ता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी अमाउंट है जो हमको कभी मिला ही नहीं, बस चला गया, वो क्या कहलाएगा, एसेट्स है, लेकिन किस प्रकार का। वैसे सबका अलग अलग कैटेगरी दिया, जैसे देखिए ये वाला दिया है किसके लिए, ये कॉपीराइट के लिए, पेटेंट के लिए एंड गुडविल के लिए। तो कॉपीराइट के अलावा सबको पता होगा ना, कॉपीराइट क्या है। हाँ, जैसे हम बता रहे हैं, देखिए जैसे सपोज करिए दूसरा कोई व्यक्ति पहले से बना चुका है और यही देखकर हमसे बना देते हमारा कॉपीराइट हो जाएगा। आ रहा समझे ना। पेटेंट क्या है, देखिए पेटेंट कब माना जाए, क्या माना जाएगा, हाँ जैसे ये गुड्स हम अपने नाम, हम खुद ने हमने खुद से आविष्कार किया इसका, हम खुद के नाम पे पेटेंट कराएंगे, ताकि जो दूसरा कोई और इस पे बनाएगा तो उसका कॉपीराइट में चला जाएगा। नहीं तो हम पहले बनाए हैं और हम इसका पेटेंट पेटेंट नहीं कराए, और दूसरा कोई व्यक्ति को जो क्या किया, वो बना लिया वो गुड्स और उसको पहले पेटेंट करा दिया, तो हमारा कॉपीराइट में चला जाएगा। आ समझे ना। हाँ, उससे परमिशन लेके ही करो। हाँ तो कर सकते। जैसे देखिए एक कंपनी है, जैसे आप लोग सुने कोका कोला, सभी कंपनी अपना अपना पेटेंट करा ली, लेकिन कोका कोला अभी तक नहीं करा। अरे समझे ना, क्योंकि पेटेंट करा लेंगे तो 10 साल के लिए वो वैलिड हो जाता है, उसके एक लिमिटेशन हो जाता है, 10 साल के बाद से वो दूसरा कोई बनाए उसके नाम पे पेटेंट हो जाए। अरे समझे ना, नहीं तो पर 10 ईयर या 20 ईयर ऐसे करके देता है आपको, पर उतना समय के बाद से पेटेंट कराना हो। अरे समझे ना, लेकिन कोका कोला इसलिए नहीं पेटेंट कराया क्योंकि अपना फार्मूला वो किसी को बताता ही नहीं। अरे समझे ना। हाँ बड़ा कंपनी है। एक चीज और देख लीजिएगा, जैसे आप लोग स्प्राइट या अन्य कोई चीजें खरीदते हैं ना, तो जो कवर लगाया जाता है उस पर लिखा गया होता है कि इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना मिलाया गया है। अरे समझे ना, लेकिन कोका कोला पे नहीं लिखा होता। हाँ, अरे समझे ना, पता नहीं है तो सर्च करना पड़ेगा। हाँ होगा, होगा नहीं, जब नहीं होगा तो। अब चलिए देखिए अगला, ये तो कॉपीराइट और पेटेंट समझ में आ रहा है ना। और अगला दिया क्या, गुडविल। गुडविल क्या है, जैसे सपोज करिए कुछ ऐसे भी अमाउंट है, जैसे सपोज करिए एक हमने आपको बताया, कस्टमर है, कस्टमर से आपने गुड्स सेल कर दिया, आ रहा समझे ना। और वो हुआ क्या कि कस्टमर आपके पास कभी आए हैं तो क्या हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, गुडविल आ जाएगा। बैड डेट्स क्या होता है, समझ में आ रहा है ना। बैड डेट्स क्या समझ लीजिए, कि जैसे हमारा कोई कस्टमर है, सपोज कि हमारा पडरौना में बिजनेस है, कहाँ पे है, पडरौना। और दिल्ली से कोई कस्टमर आया था इधर कोई काम करने के लिए, जो हमारे पास आया, सामान खरीदा और कहा आज हमको दे दीजिए, हम कल आपको ये पैसा ला करके दे देंगे। आ समझे ना। और इंसानियत का फर्ज निभाते हमने क्या कर दिया, उसको दे दिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप कल ला करके हमको दे दीजिए। लेकिन कल वो आज ही लेके गया और आज ही शाम को चला गया अपने लोकेशन पे, और आज उसके पास कभी आया ही नहीं। आ रहा समझे ना, वो पैसा हमको कभी रिसीव नहीं, वो क्या हो जाएगा, बैड टैक्स। या जैसे एक और उदाहरण बताए थे, कि अगर जो कोई कस्टमर हमसे कोई गुड्स खरीद के लेके गया, हम कल आपको पैसा ला करके वापस दे देंगे, और कुछ उसके साथ अनहोनी हो गया, आ रहा समझे ना, हो सकता है कहीं वो रहा ही नहीं, डेथ हो गया उसका, और वो अमाउंट लाने के, ला करके कौन देगा, कोई नहीं देगा ना, वही हमारा क्या होगा, गुड ये बैड डेट्स कहलाएगा। सेम उसी प्रकार से हमारा क्या है, क्लियर है ना। तो ये देखिए ये इंक्लूडेड दिया है बैलेंस शीट के अंदर, कि बैलेंस शीट में ये सभी एसेट्स, और एसेट्स से जब नीचे आए थे आप उसका फॉर्मेट दिया, दिख रहा है ना। फॉर्मेट में दिया है क्या, कैपिटल, पहले क्या बनाया है, कैपिटल। बिजनेस का मालिक जब बिजनेस में पैसा लगाएगा क्या कहलाएगा, कैपिटल। और जब वो अपने बिजनेस के लिए निकालेगा तो रावी। और आप लोग पढ़े थे कि जब बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस से पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए, तो कैपिटल डिक्रीज होता है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घटता है। अब आप बताइए कैपिटल जब निकालेगा तो ये घटेगा ना, आ रहा समझे ना। और उसके क्या कह रहा है, नेट लॉस। आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल का अकाउंट इंक्रीज होता है, और जब लॉस होता है तो कैपिटल का अकाउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जितना ड्राविंग हुआ होगा और जितना लॉस हुआ होगा, वो कैपिटल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
और जितना प्रॉफिट हुआ रहेगा तो हम किसमें कैपिटल में जोड़ देंगे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि जब प्रॉफिट होता है, नहीं फैन नहीं गिरा है, वो ब्रांच गिरा है। इससे वो लगाया गया ना, वो निकल गया है, वही गिर जाता है। अब चलिए देखिए, तो ड्राइविंग कैपिटल क्या ये समझा रहा है ना, बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस पैसा, मान लेते हैं उसने लगा दिया 100 रुपए। कितना लगाया? 100 रुपए। 10 रुपए उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो अब कितना बच गया उसके पास, कैपिटल के पास? 90 रुपये बच गया है ना, प्लस उसके बिजनेस से 10 रुपए का लॉस चला गया था, कितना बच गया? 80। हाँ, लेकिन अगले मंथ में प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का? 5 रुपए। आया समझे ना? तो 100 रुपया लगाया था, 20 रुपया उसका खर्च में ही चला गया, तो बचा 80, बस 5 या प्रॉफिट हो, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 50। क्लियर है ना? अब कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि कैपिटल अगर जो पैसा लगाया तो ब्याज के तौर पे लगाया है, उसको ब्याज भी मिला। क्या मिला? ब्याज। जैसे बहुत आप लोग ऐसे फंड देख रहे होंगे, गवर्नमेंट जो है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा देती है, लेकिन उस पर ब्याज भी वसूलती है। आया समझे ना? यदि आप ब्याज दे रहे हैं तो वो उसमें क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। तो अब वो भी ऐड करेंगे, तो टोटल जो आपका अमाउंट, सपोज करिए कि आपने इंटरेस्ट कितना ऐड कर लिया, 10 रुपए इंटरेस्ट ऐड कर लिया, तो इसको इसको जोड़ेंगे और इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तब कितना बचेगा टोटल? 5। तो टोटल कितना बन जाएगा ये प्रोप्राइटर और ये सारा फंड मिल करके? सिर्फ 95। अब देखिए दे रहा है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो लंबे समय तक के लिए लोन। पहला दे रहा है क्या? लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म डिपोजिट। अब देखिए, लोन में और डिपॉजिट, ये डिपॉजिट में क्या अंतर है? लोन का मतलब हम किसी से कर्ज ले लिए, आया समझे ना? और डिपॉजिट का मतलब जैसे आप लोग देखते हैं, एक फिक्स अमाउंट जमा कर दिया जाता है, कि अगर जो आप 10,000 जमा कर दे रहे हैं, तो 1 साल के बाद आपको 1,10,000 मिलेगा, या 10,000 जमा करें तो 12,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा। वो हमारा क्या है? लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, यानी कि लंबे समय तक के लिए हम कर। क्लियर है ना? और उसके आगे दे रहा है क्या? करंट लाइबिलिटीज। करंट का मतलब जो शॉर्ट समय की हो, कम समय के लिए। जैसे दे रहा है इनकम रिसीव इन एडवांस, एक प्रकार का लाइबिलिटीज कर्ज है, कि आप अगर हमको, हमारा बिजनेस है और आए हमको लोन क्या किए, कुछ एडवांस पैसा दे दिए कि कल जो है ये सामान हमारे हमारे घर भेज दीजिए, तो अभी हमारे ऊपर वो कर्ज है कि नहीं है? जब गुड्स देंगे तब तो हमारे ऊपर से वो कर्ज हटेगा ना। जब तक गुड्स नहीं देता तक हमारे ऊपर क्या है? क्या वो लंबे समय तक के लिए रहेगा? शॉर्ट समय के लिए रहेगा, जो करंट समय के लिए रहेगा। अगला दे रहा है क्या? लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंस। लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंस क्या है? जैसे हमको कर्ज लेना था, कर्ज लेने के लिए हम कुछ एक्सपेंस कर दी, खर्च कर दी। अरे समझे ना? क्या? जैसे सपोज करिए हमको गवर्नमेंट से कुछ लाइबिलिटीज, कुछ कर्ज लेना है, आ रहा समझे ना? तो जब हमको गवर्नमेंट से लेना है, तो जब हम गए बैंक में, तो बैंक वाले ने ये कहा, अगर आपको गवर्नमेंट से कर्ज लेना है, एक काम करें, उसके लिए आपको ये फॉर्म चाहिए होगा, उसके लिए आपको इतना खर्च आएगा, ये आपको जमा करना। तो वो लेने के लिए हम कुछ खर्च कर दे, कुछ एक्सपेंस कर दे, तो अभी इसमें क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। लाइबिलिटीज कर्ज है। सन्नी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या पता है ना? सप्लायर, जिससे हम सामान खरीदते हैं, अब उससे सामान खरीद के लेकर तो हम आ गए, लेकिन उसको पैसा नहीं दिया, हमारे पर लाइबिलिटीज है कि नहीं है? बिल पेएबल, हमको कोई बिल का पेमेंट करना है, जब बिल का पेमेंट करना है तो वो क्या है? कर्ज है कि नहीं है? और अगला कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड सुने हैं ना, कि बैंक में पैसा रहे या न रहे, लेकिन हम उसमें से निकाल सकते हैं, आ रहा समझे ना? तो वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। और अगला कह रहा है शॉर्ट टर्म लोन, जो कम समय के लिए हम किसी से लोन ले लिए। ये सभी प्रकार के हमारे क्या है? जितने भी सिर्फ लाइबिलिटीज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सिर्फ कर्ज ही है ना? अगर जो बिजनेस में कमाने में पैसा लगा तो वो कर्ज ही है। ड्राइविंग और जो अपने लिए निकाल लिया तो घट जाएगा। नेट लॉस हो गया तो कैपिटल को डिक्रीज कर देगा। इंटरेस्ट मिला, कर्ज है कि नहीं है? लाइबिलिटी, तभी तो हम कर्ज दे रहे हैं ना। अगला क्या है? लोन ले लिए कहीं से भी, तो कर्ज है कि नहीं है? अगर जो हम किसी से एडवांस में पैसा ले लिए हैं, वो हमारा क्या है? कर्ज है कि नहीं है? लोन लेने के लिए हम एक्सपेंस के, हमारा कर्ज है कि नहीं है? दूसरी चीज, सन्नी क्रेडिटर्स, जिससे हमको सामान खरीदना, उसी से हम पैसा उधार ले लिए, सामान उधार ले लिए, पैसा कुछ दिन के बाद देंगे, हमारे ऊपर कर्ज है कि नहीं है?
उसके बाद से बिल पेएबल, किसी को पैसा देना है, कोई बिल है उसका पेमेंट नहीं किए हैं, हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है कि नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने बैंक से लोन ले रखा है तो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है कि नहीं है। क्लियर है ना। और शॉर्ट शॉर्ट टर्म लोन, जैसे सपोज करिए हमारा बिजनेस है, हमने दोस्त से या भाई से किसी से भी करके यदि काम करिए, आप हमको 10,000 रुपया दे दीजिए, हम आपको 2 दिन के बाद या 10 दिन के बाद दे देंगे। अरे समझे ना, ये भी हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है कि नहीं है। क्लियर है ना। अब इधर आ जाते हैं एसेट्स की तरफ। लाइबिलिटीज क्या हुआ ये समझ में आ रहा है ना। अब एसेट्स क्या है, तो सबसे पहले क्या रहा, फिक्स एसेट्स। जितने भी आपके फिक्स एसेट्स हैं वो आपके एक प्रकार के क्या एसेट्स तो है ही। गुडविल क्या है, गुडविल जैसे आपने अभी पढ़ा था बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इसके पहले पढ़े हैं हम लोग ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। कुछ बैड डेब्ट्स था जो अमाउंट हमारा लॉस जा रहा था लेकिन हमको रिकवर हो गया, वो क्या है, गुडविल। पेटेंट कराए हैं, तो पेटेंट कराए थे हमारा एसेट्स है कि नहीं है, एसेट्स है ना। अगला कॉपीराइट, अगर जो कॉपीराइट के लिए भी अगर हम कुछ अमाउंट ले रहे हैं या किसी से कॉपीराइट कर रहे हैं, अगर सपोज कि आपने कोई गुड्स बनाया है, हम कह दिए कि नहीं ये हम आपका कॉपीराइट करेंगे, आप कह दिए नहीं अगर जो आपको कॉपीराइट करना था आप हमको 10 रुपए चार्ज देता हूँ, आपको कॉपीराइट करने देंगे। अरे समझे ना, एक प्रकार का एसेट्स है कि नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग्स, भूमि एंड भवन क्या है, एसेट्स है कि नहीं है। अगला कह रहा प्लांट एंड मशीनरी, मोटर, फर्नीचर, लॉस। लॉस होगा तो भी एसेट्स में ही जाएगा ना, तो हम लोग पढ़े जब इधर डिफरेंट आएगा तो लॉस, और जब इधर डिफरेंट आएगा तो। क्लियर है ना। अगला कह रहा है करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर जो आप अपने बिजनेस पे या किसी दूसरे को पैसा दिए हैं तो आपको मिलेगा, तो आपका वो एसेट्स है कि नहीं है, उसी की बदौलत तो कमा रहे हैं ना। और अगला कह रहा है क्या, आउटस्टैंडिंग इनकम, हो सकता है किसी अदर माध्यम से आपको इनकम हो रहा है। और अगला कह रहा है क्या, प्रीपेड एक्सपेंस, हो सकता है बिजनेस को चलाने के लिए किस प्रकार का एक्सपेंस है, तो वो किस में आएगा, एसेट्स, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपेंस हो रहा है ना। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या, ये आप लोग पढ़े हैं ना। क्लोजिंग और ओपनिंग दो शब्द बताए थे। ओपनिंग, ओपन हो रहा है फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या होगा, ओपनिंग, और क्लोज हो रहा है फाइनेंशियल ईयर के लिए क्लोजिंग स्टॉक। और स्टॉक क्या है, तो अनसोल्ड गुड्स, जो बेचा नहीं, क्या हमारे बिजनेस से पड़ा हुआ बेचने के लिए, वो क्या है हमारा स्टॉक। स्टॉक है तो हमारा क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा ना। और आप लोगों ने पढ़ा है कस्टमर भी एक प्रकार का करंट एसेट्स होता है। बिल रिसीवल, इस पैसा रिसीव करना तुम्हारा एसेट्स है कि नहीं है। अब बिल रिसीवल करंट है कि फिक्स है, करंट है फिक्स है, करंट आएगा क्योंकि एक दिन पैसा ले लेंगे अगले दिन पैसा नहीं निकाल सकता नहीं। और अगला कह रहा है कैट एस बैंक, और अगला दे रहा है कैश इन, कि चाहे आपके बैंक में पैसा जमा हो या फिर आपके पास पैसा हो, ये सभी क्या है, एक। देखिए सभी एसेट्स को अलग अलग किया है कि नहीं किया, एसेट्स हमारा एक तरफ और लाइबिलिटी यानी कि कर्ज हमारा। क्लियर है ना। अगर जो ये हमारा ज्यादा होगा एसेट्स और लाइबिलिटीज हमारा कम होगा, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तब तो प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर जो ये हमारा ज्यादा होगा और ये अगर जो कम होगा तब क्या होगा। अगर जो बैलेंस शीट को पहचानना है, सपोज करिए ऐसे अगर जो दे दिया गया हो, आप लोग पहचान ले जाएंगे ना कौन एसेट्स है और कौन लाइबिलिटीज है। कैपिटल एसेट्स एक लाइबिलिटीज है, एसेट्स है। अभी हम क्या बताएं, लाइबिलिटीज क्यों होगा, क्योंकि वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तभी उसके ऊपर लाइबिलिटीज है कि नहीं है। ड्राविंग क्या होगा, लाइबिलिटीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइबिलिटीज। नेट लॉस, लाइबिलिटीज। बिल्डिंग्स क्या होगा, एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी, ये पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, एसेट्स। गुडविल, सन्डी क्रेडिटर, सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, इससे हम सामान खरीदते हैं। और ये सन्नी डेब्टर्स कस्टमर, तो कस्टमर क्या होगा, एसेट्स। बिल रिसेबल, एसेट्स। कैश इन हैंड, एसेट्स। कैश एट बैंक, एसेट्स। लॉन्ग टर्म लोन, लाइबिलिटीज। डिपॉजिट, डिपॉजिट जैसे कि हमने पढ़ा है कि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, लंबे समय तक लिए कोई पैसा जमा कर दिया, लाइबिलिटीज रहेगा, लाइबिलिटीज में आएगा। अगला बैंक ओवरड्राफ्ट,
व्हाट बताया ना, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट से हम लोग पैसा रहे ना रहे लेकिन क्रेडिट कार्ड से निकाल सकते हैं ना, तो क्या रहेगा, लाइबिलिटीज। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, एसेट्स। आउटस्टैंडिंग सैलरी, एसेट्स नहीं लाइबिलिटीज होगा। आउटस्टैंडिंग यानी कि हमको अपने बिजनेस सैलरी देना है, तो जब देना है तो क्या होगा, लाइबिलिटीज है कि नहीं है। और अगला जरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एसेट्स होगा। हम किसी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उसी के अभी हमने बताया उसी के बदौलत हम कमा रहे हैं कुछ ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी क्या कहलाएगा, एसेट्स। अगला जरा प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होगा, लाइबिलिटीज। अगला कमीशन, कमीशन दे रहे हैं तो क्या होगा, लाइबिलिटीज। और अगला जरा डिपॉजिट डीआर, लेकिन देखिए डिपॉजिट क्रेडिट यहाँ पे है और डेबिट यहाँ पे, दोनों का मतलब समझिए, ये देने वाला और ये पाने वाला। हमको देना था तो क्या हुआ है, देने वाला लाइबिलिटीज है, और डेबिट यानी पाना है तो एसेट्स। क्लियर है ना। तो अलग अलग डिवाइड कर लें जैसे डिवाइड किया है, और लास्ट में इसका टोटल अमाउंट जोड़ लेंगे, इसका लाइबिलिटीज का अलग और एसेट्स का, तो दोनों तरफ का बैलेंस क्या आना चाहिए, बराबर। देखिए इसका एग्जांपल बना दिया यहीं पर, दिख रहा है ना। हाँ, उसके बाद से अगला आपको प्रैक्टिस सेट दिखाई देगा। तो फिलहाल आज आप लोग जो है इसके हिसाब से पहले प्रैक्टिस करिएगा बना करके, और इसके अनुसार मैच करा लीजिए, हो जाएगा ना। और अगली क्लास में आपको बताएंगे ऐसे बनाने के लिए, फिर एक और नीचे दिया दो दिया, हो जाएगा ना। और उसके बाद से पेटी कैश पढ़ना है। पेटी कैश बिल्कुल सिंपल वही है, कैश जो हमको मिलता जाए, ट्रांजेक्शन करते जाए कैश मिलता जाए, वही हमारा क्या है, पेटी कैश। अगला हम क्या स्टार्ट हो जाएगा जी। बस ये आप लोग पहले पढ़ करके आइए लोग।